Namaskar. This is Priyadarshan. Please accept my greetings in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, in the previous lesson, we began with animals in prison, an extract from Pandit Nehru's autobiography. So, in the previous paragraphs of this chapter, we came to know about the life of Pandit Nehru in Dehradun jail. No, in the jail, of course, in fact, jails are meant to make the prisoner suffer. Jails are meant to provide discomfort, to give torture to the prisoners. No. So, of course, the life in a jail is very painful, is full with suffering, but in that difficult situation, how Nehru molds his life, molds his ways, no? How he gets accustomed to the life of Nehru and how with his own life, and how many things he does in the prison to feel at ease. तो जेल की जो जीवन होती है, यातनाओं से भरी जीवन होती है, यातनाओं से भरी जिंदगी होती है, हमने देखा। और पंडित नेहरू किस तरह से देहरादून के जेल में वो जीते हैं, किस तरह से नई चीज़ों के बारे में या वहाँ के जो उस सराउंडिंग्स में, वहाँ के वातावरण में जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसमें अपना दिल लगाते हैं ताकि वो ज़्यादा गमज़दा न हो, ताकि वो डिप्रेस न हो। और इस तरह से वहाँ के मौजूद जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, वातावरण में मौजूद तमाम चीज़ों से एक ढंग की इंटीमेसी डेवलप करते हैं। वो एक ढंग का रिश्ता वो बनाते हैं और उसके बारे में सोचते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं, जो इस पाठ का अहम हिस्सा है। सो लेट अस सी without wasting time the next paragraph of this story. I had never noticed before that fresh mango leaves are reddish brown. वो लिखते हैं I had never noticed before that, उससे पहले उन्होंने कभी इस पर गौर नहीं फरमाया था। That fresh mango leaves are reddish brown, वह बिल्कुल reddish brown हो गए, भूरा लाल सा, भूरा सा दिख रहे हैं। रसेट कलर्ड, ये जो रसेट कलर्ड है यह कॉफ़ी कलर को कहा जाता है, या जो चॉकलेट कलर है उसे रसेट कलर कहते हैं। देख लें आप इसको, रसेट, नो, चॉकलेट कलर जो है उसे रसेट कलर कहते हैं, चॉकलेट के रंग को। रसेट कलर्ड, तो आम के पत्ते भूरे से पड़ गए हैं, चॉकलेट कलर्ड हो गए हैं। रिमार्केबली लाइक द ऑटम टिंट्स ऑन द कश्मीर हिल्स, और विशेष रूप से ये वैसे दिख रहे हैं जिस तरह से ऑटम में कश्मीर की पहाड़ियों की छटा होती है, या कश्मीर में पहाड़ियों की छटा होती है, जो दिखता है वहाँ बिल्कुल वैसे ही ये आम के पत्ते हो गए हैं। सो व्हाट ए ब्रिलियंट कंपैरिजन डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखें तो कंपैरिजन कितना बेहतरीन है। अब उनकी सूक्ष्मता को देखें तो आम के जो पत्ते हैं, आम के पत्ते की तुलना कश्मीरी पहाड़ियों से करते हैं। कश्मीरी या कश्मीर में मौजूद जो हिल्स हैं वो जिस तरह से ऑटम में दिखते हैं, आम के पत्ते ठीक उसी तरह से यहाँ दिख रहे हैं। बट दे चेंज कलर सोन एंड बिकम ग्रीन, लेकिन अति शीघ्र जल्दी ही वो अपने रंग बदलते हैं
और हरे हो जाते हैं, भूरे से हरे हो जाते हैं। द मॉनसून रेन्स वर ऑलवेज वेलकम। द मॉनसून रेन्स, मॉनसून के बारिश, उनका स्वागत हमेशा है। फॉर द एंडेड द समर हीट, और उनका स्वागत क्यों है, उसके पीछे जो रीजन पंडित नेहरू देते हैं, वो कहते हैं कि समर की जो गर्मी का महीना है वो उसे ये ख़त्म करता है, मॉनसून की बारिश। बट वन कुड हैव टू मच ऑफ ए गुड थिंग एंड देहरादून इज वन ऑफ द फेवर्ड हॉर्न्स ऑफ द रेन गॉड। लेकिन जब ये बारिश वहाँ कोई कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट वन कुड हैव टू मच ऑफ ए गुड थिंग, बहुत ज़्यादा। एंड देहरादून इज वन ऑफ द फेवर्ड हॉर्न्स ऑफ द रेन गॉड। और जो इंद्र देवता है, जिसे आप वर्षा के देवता मानते हैं, बारिश के देवता मानते हैं, उनका फेवर्ड हॉर्न्स, वो देहरादून पर मेहरबान है। वो देहरादून को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बार बार आते हैं। कहने का ये मतलब है कि बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। विदिन द फर्स्ट 5 or 6 weeks of the break of the monsoon, we would have about 50 or 60 inches of rain. पहले 5 या 6 वीक्स कह रहे हैं, 5 या 6 सप्ताह में, मानसून के शुरुआती दौर में, पहले के 5 या 6 सप्ताह में जो बारिश होती है, उसके बारे में नेहरू जी कह रहे हैं कि 50 और 60 इंचेज ऑफ रेन, 50 या 60 इंच तक की बारिश हो जाती है। नो इंच हियर, इंच एंड सेंटीमीटर्स, नो दे आर द मेजरमेंट ऑफ रेन। वी मेजर the rain, how much rain has fallen at a particular place, so we measure them in centimeters or inches. हम उसे इंच में या सेंटीमीटर में बारिश के होने को मापते हैं, बारिश को मापते हैं। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि 50 या 60 इंचेज वहाँ बारिश होती है। एंड इट वॉज नॉट प्लेजेंट टू सिट cooped up in a little narrow place. और यह स्वाभाविक है, दुखदाई है, आनंददायक नहीं है उन छोटे से जगह में, छोटे से सेल में बिल्कुल सिकुड़ कर आप वहाँ बैठे। ट्राइंग टू अवॉइड द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग, ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग, क्योंकि जेल की जो छतें हैं वहाँ से बारिश का पानी ड्रिप करता है, वो लीक करता है, वो नीचे गिरता है फ्रॉम द सीलिंग और रसिंग इन फ्रॉम द विंडोज, या खिड़कियों से अंदर आते हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से कष्टदायक है, आनंददायक नहीं है। सो एज नेहरू डिस्क्राइब्स द वेदर हियर, in fact the seasons, the trees in the earlier part of this lesson. So Nehru ji says that in fact monsoon in Dehradun, it is too much. There is a lot of rain there, and excessive of everything, dear students, is always bad. किसी चीज़ की या किसी चीज़ का आधिक्य वो हमेशा नुकसानदेह है, नो। excess of everything is bad. So बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, और ये लोग सब जेल में होते हैं, और जेल की जो सीलिंग्स हैं वहाँ से पानी टपकते हैं, खिड़कियों से पानी आते हैं। तो ये जो स्थिति है यह कष्टदायक है, आनंददायक नहीं है। So this is how Nehru is describing, the pain, the suffering of being in a prison, particularly in the monsoon in Dehradun jail. Let us see the next paragraph. Autumn again was pleasant. Autumn फिर से आनंददायक है, and so was the winter. और विंटर भी कोई कम नहीं, वो भी बहुत मज़ेदार है, वो भी ठीक है, except when it rained. और यहाँ ये कह रहे हैं कि ऑटम भी अच्छा है, विंटर भी अच्छा है, एक्सेप्ट व्हेन इट रेन्स, जब बारिश ना हो। अगर सर्दी में बारिश हो जाए तो फिर क्या बात है, स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। विथ थंडर एंड रेन एंड पायर्सिंग कोल्ड विंड्स, पायर्सिंग जो बेधता है,
जो छेद करते हुए जाता है। तो ये कहते हैं कि सर एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से थंडर, बादलों का गरजना, बारिश और सर्द हवाएं जो बिल्कुल बेध जाती है। वन लॉन्ग्ड फॉर ए डिसेंट हैबिटेशन। तो इस परिस्थिति में हर किसी की ये लालसा होती है कि बेहतर रहने की जगह हो। एंड लिटिल वार्मथ एंड कंफर्ट, थोड़ी सी गर्मी हो, थोड़ा सा आराम हो। ऑकेजनली देयर वुड बी ए हेल स्टॉर्म्स, और कभी कभार तो ओले भी पड़ जाते हैं। विथ हेल स्टॉर्म्स बिगर देन मार्बल्स, कंचों से थोड़ा सा बड़ा ये ओले, कमिंग डाउन ऑन द corrugated iron roofs। corrugated, इस वर्ड्स को जरा देखें। corrugated, इसको आप हिंदी में लहरदार कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर जो टीन की छतें होती है तो उसको उसी ढंग से बनाया जाता है, तो उसको corrugated कहते हैं, लहरदार होते हैं, टेढ़े मेढ़े जो होते हैं। डाउन ऑन द corrugated iron roofs, नहीं तो ये जब ओले उन टीन के चद्दर के छतों पर या उसके छत पर जब ये गिरते हैं, आयरन रूफ्स, एंड मेकिंग अ ट्रिमेंडस नॉइज, और बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है। समथिंग लाइक एन आर्टिलरी बम्बार्डमेंट, और इन ओलों के गिरने की तुलना यहाँ नेहरू जी आर्टिलरी बम्बार्डमेंट से करते हैं, तोप के गोलों से करते हैं। इतनी आवाज़ होती है नो। और यहाँ जो वर्ड है समथिंग लाइक, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जब हम इस ढंग से कंपैरिजन करते हैं तो उसे सिमिली कहते हैं, जो एक लिटरेरी डिवाइस है। नहीं, समथिंग लाइक, उपमा अलंकार जिसको आप हिंदी में कहते हैं। सो आई रिमेंबर वन डे पर्टिकुलरली, या जरा इसको आप फिर से समझ लें। like an artillery bombardment, नहीं, तोप के गोलों से नेहरू जी तुलना कर रहे हैं ओले के गिरने की। जब ओले उन टीन के चद्दरों पर गिरते हैं तो जो आवाज़ उससे जो आती है तो वह उसकी तुलना वो आर्टिलरी बम्बार्डमेंट से कर रहे हैं। तो ये जो लाइक है इसको हम सिमिली कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। यह एक लिटरेरी डिवाइस है। आई एम प्रेटी श्योर यू मस्ट बी अवेयर विथ इट। मुझे पूरा यकीन है आप लोग इससे परिचित होंगे। आप जैसे देखें तो एक एग्जाम्पल देखें, उससे क्लियर हो जाएगा। नेहरू नेहरूज राइटिंग्स आर लाइक पोम्स। नहीं, उनकी जो गद्य रचना है या वो जो लिखते हैं वो कविताओं जैसी लगती है। लाइक पोम्स, नो, कविता के जैसी, लेकिन कविता नहीं, बिकॉज ही हैज रिटन प्रोजेज not poems, but his prose writings can be compared with the writing of poems, क्योंकि वो बिल्कुल लूसिड है, उसका जो फ्लो है वो बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए उसकी तुलना आप कविता से कर सकते हैं। नो, अब एज फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल सी, he talks
like an emperor, वह बादशाहों की तरह या एक बादशाह की तरह बात करता है। बादशाह है नहीं लेकिन उसकी तरह बात करता है। तो इस तरह से लाइक, एज, सच, फॉर का जब हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश राइटिंग में तो उसे सिमिली कहते हैं। सो ही कंपेयर्स द साउंड ऑफ दोज हेलस्टॉर्म्स विथ आर्टिलरी बम्बार्डमेंट्स। उस हेलस्टॉर्म्स के गिरने की आवाज़ की तुलना वो तोप के गोलों से करते हैं। ट्रिमेंडस नॉइज, बहुत ज़्यादा शोर, बहुत ज़्यादा आवाज़, समथिंग लाइक एन आर्टिलरी बम्बार्डमेंट। आई रिमेंबर वन डे पर्टिकुलरली, नेहरू कहते हैं कि एक खास दिन को याद करते हैं। इट वॉज द 24th of December 1932, और वो दिन 24 दिसंबर 1932 का है। देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेन ऑल डे। पूरे दिन बिजली कड़कती रही, बारिश होती रही। एंड इट वॉज बिटरली कोल्ड, भयानक बहुत जोरदार सर्दी थी। ऑल्दो इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल डेज, यद्यपि सबसे बुरे दिनों में से यह एक था। फ्रॉम द बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू, शारीरिक दृष्टिकोण से, दैट आई हैव स्पेंट इन जेल, जिसको मैंने जेलों में बिताए हैं। कहने का ये मतलब है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जेल की ज़िंदगी यातनाओं से भरी होती है, लेकिन इस खास दिन को 24 दिसंबर 1932 को नेहरू याद करते हैं और ये कहते हैं कि तमाम बुरे दिनों को या बद से बदतर दिनों को जिसे मैंने जेल में काटे, उन तमाम दिनों में से यह भी एक था। इन द इवनिंग इट क्लियर्ड अप सडनली एंड ऑल माई मिजरी departed when I saw all the neighboring mountains and hills covered with a thick mantle of snow. नेहरू कहते हैं पूरे दिन बारिश होती रही, बिजलियां कड़कती रही, बद से बदतर दिनों में से यह एक था। लेकिन अचानक शाम होते ही आसमान साफ हो जाता है, सारे दुख छू मंतर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। When I saw all the neighboring mountains and hills covered with a thick mantle of snow, और जब ये देखते हैं कि आसपास जितने भी पहाड़ थे, आसपास के तमाम पहाड़ें हिमाच्छादित हो जाती है, बर्फ से ढक जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुशी देती है। द नेक्स्ट डे, आपको मालूम है 24 दिसंबर के बाद कौन सा दिन आता है बच्चों? कैन यू से? Of course 25th December, but is the day not a special? Very special. यह दिन बहुत खास है, यह क्रिसमस का त्यौहार है 25 दिसंबर का। तो नेहरू कह रहे हैं कि द नेक्स्ट डे क्रिसमस डे, अगला दिन क्रिसमस का त्यौहार है, वाज लवली एंड क्लियर, बहुत खूबसूरत, साफ था। एंड देयर वाज ब्यूटिफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों के दृश्य अद्भुत थे, बहुत खूब थे। तो डियर चिल्ड्रन, हियर ऑफ कोर्स नेहरू जी इज डिस्क्राइबिंग इन डिटेल the seasons. He describes autumn, fine, winter, also fine, but at times miserable. When it is miserable? In winter, when it rains, it makes life hellish. सर्दी में जब बारिश हो जाती है तो ज़िंदगी बदतर हो जाती है। और ये कहते हैं कि ऐसे अनेक दिन इन्होंने, या ऐसे अनगिनत दिन इन्होंने जेलों में बिताए हैं, लेकिन उनमें से एक दिन को याद करते हैं, 24 दिसंबर को याद करते हैं और कहते हैं कि भयानक बारिश, ओले,
बेच देने वाली हवाएं, ये सब है। लाइफ बहुत बेकार सी हो जाती है, बहुत मिजरेबल हो जाती है, बहुत दयनीय हो जाती है। लेकिन ठीक उसके बाद जब 25 दिसंबर आता है, मौसम सुहाना हो जाता है। हर्षोल्लास से वातावरण भर जाता है। एक तो त्यौहार का दिन है, 25 दिसंबर का दिन है, क्रिसमस का महान त्यौहार है। पहाड़ें बर्फ़ों से ढक जाती हैं, हिमाच्छादित हो जाती हैं, सब कुछ खुशनुमा हो जाता है। स्वाभाविक है नेहरू भी खुश होंगे। So this is how Nehru describes the impact of every changing weather conditions, every changing seasons. How brilliantly, how keenly, no? In such a subtle way, how brilliantly he encapsulates the happenings and mishappenings, of course, within a season, within a weather. किस तरह से मौसम का बदलना, ऋतुओं का बदलना, और उसमें जो आनंद के स्रोत हैं और जो दुख के स्रोत हैं, और इन्हीं सुख दुख से जीवन चलता है। कितने बेहतरीन ढंग से नेहरू ने इनको अपनी लेखनी में अंजाम दिया है। लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस स्टोरी। प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज। जो जेल में रहेंगे भला स्वाभाविक कार्य कैसे करेंगे? उनके ऊपर तो बंदिश है, प्रतिबंध है, नियंत्रण है, जीवन नियंत्रित होता है। तो प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज, सामान्य गतिविधियों से तो उस पर रोक लगाई जाती थी, रोका जाता था। वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे। तो इस स्थिति में हम सूक्ष्म दृष्टा हो गए प्रकृति के। प्रकृति किस तरह से, प्रकृति में घटनाएं घटित होती है, मौसम किस तरह से बदलते हैं, नहीं, ऋतुएं किस तरह बदलते हैं, और उस बदलाव के साथ या उस बदलाव का जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिर्फ इंसानी जिंदगी पर ही नहीं, पशु पक्षियों की जिंदगी पर भी, पेड़ पौधों की जिंदगी पर भी। भला प्रकृति से कोई कैसे अछूता रह सकता है। सो नेचर अफेक्ट्स ऑल irrespective of caste, creed, gender, plants, trees, insects, no? क्योंकि प्रकृति के आगोश में सब कुछ समाया हुआ है, तो भला प्रकृति से कोई बच कैसे सकता है। तो नेहरू जी यहाँ कह रहे हैं कि समान गतिविधियों पर तो नियंत्रण था। He couldn't do which he wanted. As for example, he couldn't go outside, he couldn't meet his relatives. But who can prevent, who can control the functioning of mind? No? Who can control the functioning of soul? Who can control the functioning of intellectuality? तो किस तरह से बौद्धिकता के कार्य या बौद्धिकता की एक्टिविटी को, किस तरह से सोचने की प्रक्रिया को, किस तरह से आत्मा के कार्य करने की आज़ादी को भला कोई कैसे रोक सकता है? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। तो वो कहते हैं कि वी बिकेम ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर्स वे। बाहर की गतिविधियों पर तो प्रतिबंध था, लेकिन तब हुआ यूँ कि हम लोग नेचर के ऑब्जर्वेंट हो गए। मतलब सोचने विचारने में, आत्मिक ज्ञान में, या इन सेंस यू कैन से दे ऑल द प्रिजनर्स नो दे बिकेम इंट्रोवर्ट, वो अंतर्मुखी हो गए। वी वॉच्ड ऑल्सो द वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स दैट केम आवर वे। हमने भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और जानवरों को भी ऑब्जर्व किए जो हमारे रास्ते आए, जो हमारे सामने आए। एज आई ग्रीव मोर ऑब्जर्वेंट, I noticed all manner of insects living in my cell or in the little yard outside. As I grew more observant,
ये देखने की, परखने की, अवलोकन करने की जो आदत है जैसे जैसे गहरी होती गई, आई नोटिस्ड ऑल मैनर ऑफ इंसेक्ट्स, मैंने तमाम जीव जंतुओं के मैनर्स, उनकी गतिविधियों को देखना, परखना स्वीकार किया, शुरू किया। लिविंग इन माई सेल और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड, चाहे वो मेरे सेल में हों या सेल से बाहर हों। आई रियलाइज्ड दैट व्हाइल आई कंप्लेन्ड ऑफ लोनलीनेस, मुझे ये एहसास हुआ, मैंने ये महसूस किया, दैट व्हाइल आई कंप्लेन्ड ऑफ लोनलीनेस, जब मैं अकेले होने की आलोचना करता था, शिकायत करता था, दैट यार्ड which seemed empty and deserted, वह यार्ड जो बिल्कुल खाली सा, बिल्कुल सूना सा दिखता था, was teeming with life, जीवन से भर उठते थे। वो यार्ड, वो सेल जहाँ ये रहते थे, अकेला होने की आलोचना करते थे, मन में दुख होता था। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब ये नेचर्स ऑब्जर्वेंट हुए, जब ये सूक्ष्म दृष्टि को अपनाए, अपने आसपास को परखना शुरू किया, तो इनको लगा कि वो सेल, वो यार्ड जो सब कुछ सूना दिखता था, जीवन से भर उठा है। ऑल दिस क्रिपिंग और क्रॉलिंग, ये सारे रेंगते हुए, लौटते हुए, चलते हुए जीव जंतु और फ्लाइंग इंसेक्ट्स या उड़ते हुए, lived their life without interfering with me in any way. So all these animals, all these creatures, जो चाहे रेंग कर चलें या उड़ते हुए कीड़े हों, lived their life without interfering with me in any way, वो सब के सब अपनी ज़िंदगी में मग्न हैं और मेरी ज़िंदगी में कोई दखलंदाजी नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते। एंड आई सॉ नो रीजन वाई आई शुड इंटरफेयर विद देम, और बेवजह में मैं भी उनकी ज़िंदगी में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था। सो प्यारे बच्चों, ज़रा सोचो, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ नॉट टू इंटरफेयर इन अदर्स एक्टिविटीज। आई थिंक इन द क्लासरूम और एट होम, जब आप क्लासरूम में होते होंगे या घर पे होते होंगे, तो चूँकि ये एज है एडोलेसेंस का, तो इस उम्र में अक्सर लोग या बच्चे सोचने से पहले बोल पड़ते हैं। तो टीचर कहते हैं प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन बिटवीन। घर पे भी लोग कहते हैं कि बीच में मत टपक पड़ो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन हियर। So all these creeping or crawling or flying insects lived their life without interfering with me in any way, and I saw no reason why I should interfere with them. और मुझे भी उनकी ज़िंदगी में दखल देने की कोई वजह नहीं मिली। But there was continuous war between me and bed bugs. लेकिन एक चीज़ थी जो परेशानी का सबब बन चुकी थी। There was continuous war between me and bed bugs. एक लगातार यूँ कहें कि संघर्ष चल रहा था मुझ में और बेड बग्स में, जिसे आप खटमल कह सकते हैं। ये कमबख्त खटमल और मच्छर, इनसे तो लड़ना ही लड़ना था। ये इनकी ज़िंदगी में बुरी तरह से दखल दे रहे थे। एंड टू सम एक्सटेंट फ्लाइज, और थोड़ी थोड़ी मक्खियाँ भी। तो ये मक्खी, ये खटमल, ये मच्छर और जीव जंतु तो बड़े डिसिप्लिन्ड थे, वो अपनी ज़िंदगी में मग्न थे। मैं भी, वो मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करते, मैं भी उनके काम में इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन ये मच्छर, ये खटमल, ये मक्खियाँ इंटरफेयर करते थे और इनसे जूझना पड़ता था। वेस्प्स बच्चों, आई थिंक आई मेंशन्ड इट इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, इसे आप ततैया बोलते हैं, वेस्प्स। एंड हॉर्नेट्स, जिसको बर बोलते हैं। सो ततैया और बर, वेस्प्स एंड हॉर्नेट्स, आई टॉलरेटेड, इनको तो मैंने बर्दाश्त किया। एंड देयर वर हंड्रेड्स ऑफ दैम इन माई सेल, और वो एक दो नहीं थे मेरे सेल में, सैकड़ों की तादाद में थे। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ फैसिनेटिंग, नो, हाउ मेस्मराइजिंग, हाउ एन्चांटिंग
How lovely the reading of this lesson is. कितना मोहक, मज़ेदार, आकर्षक इस पाठ का पठन है. जरा सोचें, प्रकृति के बारे में ही सोचें. How beautifully he describes the weathers, the changing seasons, its impact on our life, thereafter the creatures which were present in his cell, and he says that they also didn't interfere in his life, and so he didn't. But there were some insects, some creatures, like mosquitoes, like flies, like bedbugs. So he had to struggle with them. So a very balanced description of the cell life there. So hopefully, I think, my dear students, you must have enjoyed this lesson, and again we shall resume very shortly the same lesson. Till then, goodbye, stay blessed, namaskar.